साथीगण, इंडिया अलायंस के तरफ से ये प्रेस वार्ता रखी गई है। आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र नारायण चौधरी जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बक्सर के 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेज नारायण यादव जी हैं और इंडिया अलायंस के जो मेंबर हैं कमलेश्वर पांडे जी जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रमोद कुमार ओझा जी पूर्व कांग्रेस कैंडिडेट रहे हैं बक्सर से, साथ में मनोज यादव जी हैं आम, और हमारे साथ दिल्ली से चलकर जैन जिज्ञासु जो हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 चरण का नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, हार दीवालों पे दिख रही है, इस कारण से उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं और जितने भी इन्होंने पॉलिसी में बदलाव किया पिछले 10 सालों में, इससे भारत की महान जनता त्राहिमाम कर रही है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे देश में तालाबंदी हो, चाहे जीएसटी का जो मामला हो, चाहे एमएसपी नहीं दिया उन्होंने, और जितने भी वादे किए माननीय प्रधानमंत्री ने वो सारे वादे फेल हो गए। और आज भारत की ये स्थिति है कि भारत की महान जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ी हो गई है। लड़ाई प्रधानमंत्री और भारत के जनता के बीच में है और इस लड़ाई का जो हम लोग इंडिया अलायंस जो अपोजिशन पार्टी हैं, भारत की जनमानस के भावनाओं को हम लोग प्रतीक कर रहे हैं। और इस कारण बस देखिए प्रधानमंत्री जी मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं। एक तरफ मुद्दों का ही उन्होंने अपहरण कर लिया है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, दूसरी तरफ हमारा जो अलायंस है वो मुद्दों के साथ है। हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में जो वचन दिया है उसमें आप देखिए 1 करोड़ रोजगार की हमने बात की है, हमने 500 रुपये सिलेंडर की बात की है, हमने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये पर ईयर देने की बात कही है, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही है, मंडल आयोग की अनेक सिफारिशों को लागू करने की बात कही है, और जो आर्मी में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में जितने लोग हैं उसको शहीद का दर्जा, अगर मरणोपरांत में शहीद का दर्जा देने की बात कही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने खासकर युवाओं को धोखा दिया है, उन्होंने वादा किया था कि हर एक साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार आज देते तो लगभग 20 करोड़ रोजगार आज हो जाता, लेकिन ऐसा देखा गया कि पिछले 10 सालों में 12 करोड़ रोजगार जो है युवाओं के हाथों से छीन ली गई है। और ये नीति और नीयत नरेंद्र मोदी जी की रही है। वहीं हमारे साथ देखिए जो 17 महीने की हमारी सरकार रही बिहार में, हम लोगों ने 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा 10 लाख दिया था, 5.5 लाख हम लोगों ने दिया और 3 लाख रोजगार सृजन में हम लोग पाइपलाइन में था, हमारी सरकार चली। नरेंद्र मोदी जी का वादा था कि हम डबल इनकम कर देंगे किसानों का तो उन्होंने डबल इनकम किया नहीं, उल्टे 28% का जीएसटी किसान के उपकरणों पे लगा दिया और खाद जो है तिगुना महंगा हो गया और उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री का जो वादा था किसान को, और किसान एक्ट पास कर एग्रीकल्चर एक्ट पास कर जो है पूरे पार्लियामेंट को जो है नीचा दिखाया, बिना डिस्कशन डिबेट के पास किया। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गए और जो 11 महीने तक जो वहाँ पे जो आंदोलन चला किसानों का, उसमें 700 शहीद किसान हो गए। नरेंद्र मोदी जी की बात तब समझ में आई और वो तब जाकर रिपील हो गया। इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले प्रधानमंत्री थे कार की तरह, और एक शब्द इन्होंने नहीं निकाला। आप ये देखिए जिस तरीके से एजुकेशन एक्ट आया, बिना किसी से डिस्कशन डिबेट करके एजुकेशन एक्ट आ गया। गरीब गुरबा के जो बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ते थे उसको जो है जिस कॉलेज में 3000 से कम नामांकन है वो सारे कॉलेज को बंद करके क्लब कर दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एकलव्य ने अंगूठा काटा था, नई शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है गरीब गुरबा और शोषितों का अंगूठा काटने का काम किया है। साथी, ये जो लड़ाई है 2024 की, ये ऐतिहासिक लड़ाई है। ऐतिहासिक लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से वर्चस्ववाद नीति के तहत संविधान के मूल्यों को ये विखंडन कर रहे हैं, तो एक तरफ नागपुर से वर्चस्ववाद नीति है तो दूसरी तरफ मगध से और पाटलिपुत्रा से सम्राट अशोक के चक्र और स्तंभ जो संविधान के प्रतीक हैं, भारत के प्रतीक है, उन प्रतीकों को माननीय प्रधानमंत्री ने एकदम धूमिल कर दिया है। चक्र के स्थान पे पार्लियामेंट में जो है संगोल को लाया है। तो मौर्यवंशियों का भी जो अस्तित्व की जो बात है उस अस्तित्व के ऊपर ही खतरा है और इसको लेकर
जितने भी जो है सम्राट अशोक के जो लोग हैं और सम्राट अशोक और संविधान में मानने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ हो गए हैं। आप देखिए, बात करिए उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना में लगभग 9 करोड़ जो है लाभार्थी हैं, लेकिन पिछले 1 सालों का डाटा आया है कि 5 करोड़ लाभार्थी ऐसे हैं कि साल में एक बार उसका गैस सिलेंडर भी नहीं भराते हैं। कारण यह है कि ये लगभग 1100-1200 रुपये गैस सिलेंडर हो गया है। और बच्चियों की बात करें, कुपोषण का शिकार खासकर भारत में देखिए लगभग 70% 15 साल से लेकर 50 साल के जो बच्चियां हैं कुपोषण की शिकार हैं। जो हंगर इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स में भारत ऊपर चला गया है, लगभग 117 पोजीशन पे चला गया, जो कि पहले 97 पोजीशन पे था। 80 करोड़ ये बात करते हैं कि हम जो है अनाज देते हैं और 25 करोड़ को हम जो है उससे गरीबी से निकाल दिए हैं। तो आप इसी से पता कीजिए 80 और 25 कितना हो गया। ये 1,05,00,000 क्या हमारा भारत में ये था। तो इस तरीके की बात। और प्रधानमंत्री का इलेक्टोरल बॉन्ड, ये कहते थे कि हम स्विस बैंक से पैसा लाके 15-15 लाख दे देंगे। ये तो SBI का डाटा तक नहीं देने को ये राजी थे। सुप्रीम कोर्ट आगे आए और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ये पता चला कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों से चंदा लिया है जो सेल कंपनियां चलाते थे, कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो कंपनियां जो लॉस में थी। और जो लॉस में कंपनियां है, मान लिया कि 50 लाख का उसका टर्नओवर है, उसने 50 करोड़ का चंदा दिया है और प्रधानमंत्री ने उसको 500 करोड़ का धंधा दिया है। तो चंदे और धंधा की ये सरकार है। जनता जो है उठ खड़ी हुई है और जो छठे और 7वें फेज का जो चुनाव जो बचा हुआ है, उसमें जनता जो है इनके गले में वोट के माध्यम से फंदा लगाएगा। चंदा और धंधा की सरकार के गले में फंदा जरूर लगेगा। और आप लोगों की मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बक्सर की लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है। बक्सर में किसान त्राहिमाम कर रहे थे, किसानों के ऊपर गोलियां चल रही थी। किसान को लेकर लगातार जो है हमारे रामगढ़ के यहाँ के विधायक और प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने लगातार इस बात को मुखर सड़क से लेके सदन तक और दिल्ली तक इस बात को पहुंचाया कि जो किसान का जो त्राहिमाम है, इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने मंडी को बंद कर दिया, नीतीश कुमार जी ने बाजार समिति को बंद कर दिया, नीतीश कुमार जी ने 5-5 एजेंसियां जो यहाँ पे खरीद करती थी उसको बंद करके एक एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया। एमएसपी देखिए जिस तरीके से मनरेगा का रेट हर एक प्रदेश में अलग अलग है। हम लोग बात कर रहे हैं एमएसपी का भी रेट अलग अलग होना चाहिए। लगभग 10 सालों में 45 लाख करोड़ किसानों को छीना गया और छीन कर अडानी और अंबानी के हाथ में दिया गया। जो जीएसटी है किसानों के ऊपर 28%, आम आदमी के ऊपर 18%, नौकरी वारी करने के लिए 30% का टैक्स देता है, 18% का जीएसटी लगता है, लगभग 50% हम लोग टैक्स देते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उन टैक्स को गरीब के पॉकेट से निकालकर दूध पे नमक पे भी टैक्स लगाकर बड़े बड़े अडानी और अंबानी को दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स 23% हो गया, आम आदमी का टैक्स लगभग 50% हो गया। तो इस देश में पहला बार ऐसा देखा गया है कि कॉर्पोरेट घराने अमीर लोग टैक्स कम दे रहे हैं, गरीब लोग टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। तो जनमानस खड़ी हुई है। आप लोगों के माध्यम से मैं बक्सर के जनमानस को बताने आया हूं कि जो आने वाला 1 तारीख को जो चुनाव है, यहाँ पे वोट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को चोट पहुंचाइए, ताकि बक्सर की जब आवाज अगर सदन में वहां गूंजेगी। आप सब सुधाकर सिंह को जानते हैं, ये लड़ने वाले आदमी हैं, इनकी व्यक्तित्व के बारे में आप सब जानते हैं। ये जो यहाँ बक्सर का गूंज अगर दिल्ली में उठेगा तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। युवाओं को, महिलाओं को, नौजवानों को और किसानों को जो है माननीय सुधाकर जी सदन में उठाकर इन लोगों को जो तरहीमाम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उसके ऊपर एक नई नीति, नई तरीके की नीति जो कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो है, इंडिया अलायंस की जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, इन सभी को लागू करने में जो है मील का पत्थर हम लोग सुधाकर सिंह के माध्यम से बक्सर की जनता देखना चाहती है। देखिए, सुधाकर सिंह के बातों के गहराई में जाइए। जिन पॉलिसी की बात सुधाकर सिंह कर रहे थे, चाहे वो कृषि रोड मैप 1 हो, कृषि रोड मैप 2 हो, कृषि रोड मैप 3 हो, लगातार उन्होंने कहा कि अगर कृषि रोड मैप में सक्सेस है और लगभग तीनों का कृषि रोड मैप मिला दीजिए तो लगभग 4 लाख करोड़ का बिहार का बजट गरीबों का लगा है इस कृषि रोड मैप पे। और कृषि के लोग, किसानियत से जितने लोग हैं लगे हुए, वो त्राहिमाम कर रहे हैं
एमएसपी तक नहीं मिल रहा है, तो किस प्रकार का कृषि रोड मैप था। यहाँ तक कि जो फसल हुए, फसल में भी डाउनफॉल था प्रोडक्शन में। तो कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार सरकार जो है एक जो है अपना ब्यूरोक्रेसी से अलाइन करके उसमें खोखलापन कर रहा था, किसानों को खोखलापन, गरीबों को खोखलापन करके अपना पॉकेट भर रहा था। इसीलिए सुधाकर सिंह जी ने कहा कि जो अगला कृषि रोड मैप बनेगा बिहार सरकार का, पिछले कृषि मैपों का रिव्यू होगा। इस तर्ज पे उन्होंने कहा कि ये चोरों की सरकार है, और चोरों की सरकार में अगर मैं ये कृषि चौथा रोड मैप अगर रिव्यू नहीं करवा पाया तो मैं भी उसमें शामिल रहूंगा। इसी कारण से तो माननीय सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी कर रहे हैं। देखिए, मछली पार्टी, केक पार्टी आप लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा ही नहीं है अटैक करने के लिए। हाँ, ट्वीट क्यों नहीं करेगा? जो कर रहा है वो हम लोग करते हैं, चोरी में थोड़ी छुप कर होता है। कोई केक नहीं खा सकता गरीब का बच्चा, कोई मछली नहीं खा सकता, हवाई जहाज पे चढ़ने का सिर्फ उन्हीं लोगों का था क्या? तो ये मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। मुद्दा उनको बोलना चाहिए कितना आपने रोजगार दिया, मुद्दा उनको बोलना चाहिए महिलाओं को कितना आपने सशक्तिकरण किया, मुद्दा उनको बोलना चाहिए किसानों को कितना आपने मजबूत किया, मुद्दा उनको बोलना चाहिए कि अग्निवीर आपने लाया। किसान का बच्चा यहाँ पर, किसान यहाँ खेत में हल जोतता है, फसल उगाता है, उनका बच्चा जब आर्मी में जाता है तो उसको वहाँ अपने अग्निवीर कर दिया। गरीब का बच्चा रेलवे में नौकरी करता है तो आपने नौकरी खत्म कर दी। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से भारत के संसाधनों पे राज कर रहे हैं कुछ लोग। ये संविधान कहता है संसाधनों पे सबको बराबर हक है। संसाधनों का दुरुपयोग करके कुछ लोगों के हाथ में बेचा जा रहा है। गेल, सेल, भेल, LIC सबने अपने बेचने का प्रक्रिया स्थान लिया है। संविधान के खिलाफ आप जा रहे हैं। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको आप तार कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं रहने के कारण जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं उसके ऊपर वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार में रहे हैं, शराबबंदी को ऊपर हम लोग नकेल कसे हैं। जब भी हम सरकार से ढीला हुए हैं, हटे हैं, शराबबंदी यहाँ ढीला हो गया है। तो शराबबंदी का जो कानून है जो सदन में पास किया गया, सबने पास किया इसको, लेकिन लागू क्रियान्वित ठीक से नहीं किया गया है। क्रियान्वयन गलत है और वो क्रियान्वयन के जिम्मेदार जो है नीतीश कुमार है। और यहाँ पे पैरेलल इकोनॉमी चल रही है 5 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है शराबों का। और जो शराब लगभग 13% लोग पीते थे, अब 17% लोग पी रहे हैं। जो 25 लाख लीटर शराब का खपत था वो 35 लाख लीटर हो गया। नीतीश जी जब से ये लागू किया है तो शराब पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है। नीतीश कुमार पूरी तरह विफल हैं। जब हम लोग की सरकार आएगी इस पर रिव्यू होगा। तेजस्वी यादव पहले हमलावर थे शराबबंदी को लेकर के, और अब जब सरकार में थे जितने दिन, उसके बाद वो देखे गए कि चुप थे। देखिए, हम लोगों ने लगातार बोला, जब भी हम सरकार में थे हमारे समय में सरकार में शराबबंदी बहुत मजबूती से लागू हुई, चाहे वो 2017 हो चाहे 2022 हो। हमने बहुत मजबूती से उसको शराबबंदी में लागू किया। और जब हम हटे तो शराबबंदी, इससे पहले भी जब हम नहीं थे तो शराबबंदी एकदम ढीला पड़ा हुआ था। ये शराबबंदी नहीं, ये गरीब बंदी था। गरीब के, खासकर पासी समाज के बच्चे, हर एक फैमिली से एक एक आदमी जो है जेल में बंद था। तो ये शराबबंदी नहीं, ये गरीब बंदी था। उसको लेकर लगातार हम लोग मुखर हैं और आगे भी मुखर रहेंगे। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज ट्रेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज ट्रेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।